नमस्कार। हमारी वेडनेसडे की सीरीज़ आस्क आशीष में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। उनमें से वैसे प्रश्न जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप रीडिंग के ऊपर है, मुझे आपसे ये कहना होगा कि इंडिविजुअल किसी भी हॉरोस्कोप को देखना और वो भी पब्लिक डोमेन पर एक तरह से अयोग्य होगा और वो नहीं करना चाहिए। तो आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है अपने बारे में तो ये पब्लिक में मत पूछे। आपका जो इंडिविजुअल डेटा है वह आप पब्लिक डोमेन पर मत डालें। वो किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से आप पूछोगे तो वो आपको कंसल्ट करेंगे और आपके प्रश्नों के समाधान वो दे पाएंगे। आप यहाँ पर वैसे ही प्रश्न पूछे जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, जो वास्तु के ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, जो वेद और पुराणों के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके। आपके भी प्रश्न हैं, लेकिन वैसे प्रश्न जिनसे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके। तो आज उसमें से ही कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक अन्य गुजारिश ये भी है कि जब आप प्रश्न पूछें तो हो सके तो आप अपना नाम भी लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो वो आपकी ईमेल आईडी होती है और उसमें कभी कभार आपका नाम नहीं होता। अगर आप लिख पाओ, अगर आपको योग्य लग रहा है तो आप लिखना, उससे आपको एड्रेस करने में मुझे आसानी रहेगी। अब एक प्रश्न जो मुझे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यदि हमें वेद और उपनिषद को पढ़ना हो तो कौन सी बुक सही रहेगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती है। सर्वप्रथम तो वेद और उपनिषद की ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप वैसी कोई भी लिंक को पकड़ लीजिए जहाँ पर वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन किया गया है। किसी अन्य का मत नहीं है, किसी अन्य की फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। यदि आपको बुक पढ़नी है तो मेरे पर्सनल जो रिकमेंडेशन है वो गायत्री परिवार वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा ट्रांसलेशन किया है। चिन्मय मिशन में अच्छा काम किया गया है। दयानंद सरस्वती के जो ग्रंथ है वो भी बहुत अच्छे हैं, और रामकृष्ण मिशन के जो ग्रंथ है वेद के ऊपर वो भी बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह से उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो वो आप देखना, आपकी समझ क्लियर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न जो मुझे पूछा गया है वो ये है कि उषा भुता जी ने ये प्रश्न पूछा है कि वेद उपनिषद तो है ही, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी बुक है एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट्स के लिए जो उनको पढ़नी ही चाहिए, जिसमें नक्षत्र के बारे में बातें की गई हो, जिसमें मेदिनी ज्योतिष के बारे में बात की गई हो। अब जैसा कि आप सबको पता है ज्योतिष की 3 ब्रांच है, सिद्धांत, संहिता और होरा। यदि आपको सिद्धांत समझना है तो आपको सूर्य सिद्धांत को समझना होगा। यदि आपको संहिता ग्रंथों के बारे में पढ़ना है, मेदिनी ज्योतिष के बारे में पढ़ना है, तो मेरी सलाह है कि आपको बृहत संहिता का अभ्यास करना चाहिए। बृहत संहिता वो ग्रंथ है जहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। ऑफकोर्स इन सब ग्रंथों में आपको ये देखना है कि जहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशन दिया गया है, किसी अन्य का मत नहीं दिया गया, अन्यथा किसी अन्य का मत पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एज इट इज़ जो ट्रांसलेट किया गया है वही पढ़ना है। यदि आपको होरास शास्त्र, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का फल कथन कैसे देखना है या खुद का फल कथन कैसे देखना है वो देखना है, तो सबसे बढ़िया ग्रंथ मेरे हिसाब से बृहत पराशर होरास शास्त्रम है। यहाँ पर बहुत डिटेल में बातें की गई है, नक्षत्रों के बारे में, राशि के बारे में, ग्रहों के बारे में, एवं महादशा आपकी कौन सी चल रही है, उसका क्या फल मिलेगा, उसके बारे में भी बात की गई है। तो ये बुक पढ़ना, उससे आपको लाभ होगा, इससे आपको शुरुआत मिल जाएगी। हालांकि कोई भी वेद और उपनिषद हो या कोई भी शास्त्र हो, उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप किसी विद्वान ज्योतिषी या विद्वान वास्तुशास्त्री या फिर किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, जिसको उस शास्त्र के बारे में पता हो। यदि वैसा कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उसके पास जाकर इस विद्या को सीखना सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप इन ग्रंथों का उपयोग भी कर सकते हो। एक अन्य प्रश्न मुझे ये पूछा गया है कि जो योग होते हैं वो योग किस तरह से काम करते हैं। अब ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि जो पंचांग में योग आते हैं वो अलग है, वो सूर्य और चंद्र दोनों की कैलकुलेशन के आधार पर योग बनते हैं, और अन्य योग जो होते हैं जैसे सुनफा योग हो गया, दूरधरा योग हो गया, गजकेसरी योग हो गया, केमुद्रम योग हो गया, वो कुंडली में ग्रहों के आधार पर बनते हैं।
अब एक अन्य क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया था कि पंचांग को किस तरह से हम देखें। तो पंचांग ज्योतिष शास्त्र का अनिवार्य अंग है। जब तक आप पंचांग को नहीं समझते तब तक आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं समझते। पंचांग का अर्थ है पंच अंग, जिसके अंदर 5 चीज़ें हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 मिला के ज्योतिष शास्त्र होता है और इसी के आधार पर पूरे का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। जब हम ये कहते हैं कि शनि अभी कुंभ राशि में है, तो ये कुंभ राशि में है शनि अभी, वो दिखाने का काम पंचांग करता है। या आगे जाके अब वो मीन राशि में जाएगा तो वो दिखाने का काम भी पंचांग ही करता है। तो पंचांग इज़ एन एसेंशियल, अनिवार्य अंग है ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए। रही बात योग विषयक जानकारी के बारे में, तो आने वाले कुछ समय में हम वैसे भी बहुत सारे योगों के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने जो मुझे प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और वो ये प्रश्न ये था कि यदि हमें लिली YR ऐसा कुछ नाम है उनका, ईमेल आईडी है उनका, उन्होंने पूछा है कि केमुद्रम योग क्या है, उसके बारे में जानकारी दे। अब केमुद्रम योग के बारे में डिटेल में जानकारी तो हम देने ही वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना हो कि ये कैसे घटित होता है, तो ये घटित तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्र के आसपास कोई प्लैनेट ना हो। चंद्र से द्वितीय स्थान में या चंद्र से 12वें स्थान में जब कोई ग्रह न हो, या चंद्र के साथ भी कोई ग्रह न हो, तब केमुद्रम योग बनता है। और ऐसा कहा गया है कि जिनकी कुंडली में केमुद्रम योग होता है उनको किसी न किसी तरह से मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जब उनको पैसा चाहिए होता है तब उनके पास पैसे नहीं होते। एक अन्य प्रश्न भी मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में पूछा गया है कि यदि हमें ओवरहेड वाटर टैंक बनानी हो जो ऊपर रहने वाली हो, मकान में सबसे ऊपर, तो कहाँ पर बनानी चाहिए। तो उसके लिए शास्त्र में जो डायरेक्शन दर्शाई गई है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में आप ओवरहेड टैंक उस तरह से बना सकते हो कि वो पूरे मकान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा बन जाए। वैसा करने से वास्तु में दोष उत्पन्न नहीं होता। एक अन्य प्रश्न भी मुझे न्यूजीलैंड से पूछा गया था, और वो ये प्रश्न ये था कि क्या सदर्न हेमिस्फीयर में भी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत वैसे ही काम करते हैं जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि जिनके पीछे शास्त्र लगता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र, वास्तुशास्त्र, वो सब यूनिवर्सल होता है। अब सूर्य नमस्कार भारत में अन्य तरह से किया जाएगा और सूर्य नमस्कार न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में अलग तरह से किया जाएगा, वैसा नहीं होता। धनुरासन जैसे भारत में किया जाएगा वैसे ही धनुरासन अमेरिका में भी होता है, और वैसे ही न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। इन अ वेरी सेम वे वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत है वह सिद्धांत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वैसे ही सिद्धांत आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी लागू करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जिनको मैं अभी एड्रेस नहीं कर पाया। आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय आगे जाता जाएगा, जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे जाती जाएगी, उन सभी के प्रश्न यहाँ पर समाविष्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के बारे में ना हो, आपके इंडिविजुअल वास्तु के बारे में ना हो, बल्कि बहुत सारे लोगों को लाभ हो उस तरह से हो, वेद के बारे में हो, उपनिषद के बारे में हो जिसके बारे में मैंने अभ्यास किया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में हो, वास्तुशास्त्र के बारे में हो, तो मैं आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह से कर पाऊँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।